नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 13 जुलाई 2025 है और यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से हम आज के कुछ अहम करंट अफेयर्स पर गहराई से बात करेंगे। ये पार्ट 1 है। बिल्कुल। हो सकता है कुछ टॉपिक्स पहले डिस्कस हुए हों, तो एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा है, दोहराना जरूरी है। तो चलिए आज के स्रोतों पर नजर डालते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के नए वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में नए कदमों की, उत्तराखंड की जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी और ई ट्रक्स के लिए जो नई स्कीम आई है उस पर भी। काफी महत्वपूर्ण विषय हैं आज। हाँ, तो शुरू करें पहली बड़ी खबर से। मराठा सैन्य परिदृश्य मतलब मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। ये तो कमाल की बात है। जी, बहुत बड़ी खबर है ये। भारत का 44वां स्थल बन गया है ये। 44वां? हाँ, और इसके साथ भारत अब दुनिया में 6ठे नंबर पर आ गया है विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में। अच्छा। दी में नहीं है। इसके पीछे का कारण है इसका आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। मतलब ये स्थल एक जीती जागती सांस्कृतिक परंपरा दिखाते हैं। इनकी वास्तुकला, किले बनाने की तकनीक वो बहुत यूनिक है। और जाहिर है मराठा साम्राज्य की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से इनका सीधा जुड़ाव है। अच्छा, तो ये कोई एक किला नहीं है, मतलब एक से ज्यादा है? हाँ बिल्कुल, ये असल में एक नेटवर्क है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले 12 किलों का। 12 किले? जी, जैसे सालहेर, शिवनेरी, रायगढ़ और तमिलनाडु का जिंजी किला भी इसमें शामिल है। ये सब 17वीं से 19वीं सदी की मराठा मिलिट्री स्ट्रैटेजी और उनकी जो भौगोलिक समझ थी उसको दर्शाते हैं। और इसका मूल्यांकन कौन करता है, मतलब प्रक्रिया क्या है? देखिए, मूल्यांकन आई-कॉमर्स और IUCN जैसी संस्थाएं करती हैं। अच्छा। और फाइनल फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी लेती है। भारत में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है। हेरिटेज से अब पर्यावरण संरक्षण की तरफ बढ़ते हैं। घड़ियाल और स्लॉथ बेयर को स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में शामिल करने की बात हो रही है। सही कहा आपने। ये सिफारिश आई है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड NBWL की स्टैंडिंग कमेटी से। NBWL? जी, ये बोर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बना है। ये वन्यजीव संरक्षण पर सलाह देता है। और ये रिकवरी प्रोग्राम? ये केंद्र की एक स्कीम है, CSSIDWH, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। अच्छा। इसका मकसद है राज्यों को वन्यजीव बचाने के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद देना। इसमें पहले से ही स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायन जैसी लगभग 22 प्रजातियां हैं। अब ये 2 और जुड़ सकती हैं। इन दोनों की अभी स्थिति क्या है, मतलब घड़ियाल और स्लॉथ बेयर की? हाँ, देखिए, घड़ियाल जिनके नर के थूथन पर वो घड़ा जैसा होता है, वो मुख्य रूप से चंबल और गिरवा नदियों में मिलते हैं। IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओहो, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। जी। और स्लॉथ बेयर जो भारत, श्रीलंका, नेपाल में मिलते हैं, वो दीमक और चींटियां खाते हैं ज्यादातर। उनका IUCN स्टेटस वल्नरेबल यानी सुभेद्य है। और कानूनन? दोनों ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन लेवल मिला हुआ है इन्हें। ठीक है, समझ गई। अब जरा ऊर्जा क्षेत्र पर आते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट ने जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। ये जियोथर्मल एनर्जी क्या है, संक्षेप में बताएं तो? जियोथर्मल एनर्जी मतलब धरती के अंदर की गर्मी जो पृथ्वी के बनने के समय से बची हुई है और लगातार रेडियो एक्टिव डीके से बनती रहती है। अच्छा। तो उत्तराखंड की ये पॉलिसी इसी एनर्जी के स्रोतों को खोजने, उन पर रिसर्च करने और उन्हें विकसित करने पर जोर देगी, ताकि आर्थिक और पर्यावरण दोनों लिहाज से ये फायदेमंद हो। भारत में इसकी कितनी संभावना दिखती है? अनुमान तो है कि भारत में करीब 10,600 मेगावाट की क्षमता हो सकती है। अरे वाह। हाँ, लद्दाख में पूगा और चुमाथांग इलाके सबसे ज्यादा संभावना में माने जाते हैं। इसके फायदे क्या हैं और चुनौतियां? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये 24-47 बिजली दे सकती है और कार्बन एमिशन भी कम होता है। चुनौतियां भी हैं, टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी है अभी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर और काम करने की जरूरत है। सही है। अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करते हैं। भारत की पहली ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम, ये क्यों खास है? ये PM E-ड्राइव इनिशिएटिव के तहत है। लक्ष्य सीधा है ई ट्रकों को अपनाने में मदद करना, देश में इनका प्रोडक्शन बढ़ाना और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और कार्बन फुटप्रिंट
दोनों कम करना। कार्बन फुटप्रिंट की बात आई तो हाँ, ये जानना जरूरी है कि डीजल ट्रक, जो कुल गाड़ियों का सिर्फ 3% हैं, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लगभग 42% ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए जिम्मेदार हैं। 42% सिर्फ 3% ट्रक से? जी हाँ, इसलिए ई ट्रक पर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो इस स्कीम में मदद कैसे मिलेगी? इसमें N2 और N3 कैटेगरी के ई ट्रकों के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव है। N2 और N3 मतलब? N2 यानी 3.5 से 12 टन वाले ट्रक और N3 मतलब 12 से 55 टन वाले। इन पर अधिकतम 9.6 लाख रुपए प्रति ट्रक तक की सहायता मिल सकती है। अच्छा। और ये PM ई ड्राइव पहल जो है वो फेम 2 से भी ज्यादा बड़ी है। इसमें ई ट्रक, ई एम्बुलेंस, चार्जिंग इंफ्रा, यहाँ तक कि पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर भी इंसेंटिव्स शामिल हैं। काफी व्यापक लग रही है ये योजना। अच्छा, समय लगभग खत्म हो रहा है, क्या कुछ और सुर्खियां हैं जिन पे जल्दी से नजर डालनी चाहिए? हाँ, 2-3 खबरें और हैं। एक तो UNEP की फ्रंटियर्स 2025 रिपोर्ट आई है। इसमें कुछ नए पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान दिलाया गया है, जैसे बर्फ पिघलने से पुराने वायरस बैक्टीरिया का वापस एक्टिव होना या नदियों पर बने बांधों का असर। ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल। दूसरी खबर है भारत और EFTA देशों के बीच टीपा समझौता। EFTA मतलब स्विट्जरलैंड, नॉर्वे जैसे देश। हाँ, ये ट्रेड एग्रीमेंट। जी, ये अब लागू होने वाला है। इससे $100 बिलियन निवेश और 10 लाख नौकरियों का वादा है। देखते हैं। और DRDO और एयरफोर्स ने अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, 100 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली। और खास बात यह है कि इसमें स्वदेशी RF सीकर लगा है। बहुत बढ़िया। और आखिर में रावी ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अच्छा, तो ये थे 13 जुलाई 2025 के कुछ खास करंट अफेयर्स। UPSC उम्मीदवारों के लिए ये सब जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और इन सभी चर्चाओं से मुझे लगता है एक बड़ा सवाल भी उठता है। क्या सवाल? कि भारत अपनी इतनी समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को बचाने और साथ ही साथ भविष्य की विकास जरूरतों जैसे क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, इनके बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकता है। ये एक अहम मुद्दा है सोचने के लिए। हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और आगे भी ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगले बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।